देखिए लास्ट हमने एरर डिटेक्शन पढ़ा था और एरर डिटेक्शन के हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, PYQ भी सॉल्व किए थे और वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये मत सोचिएगा कि अगर एरर डिटेक्शन सिर्फ इस वाले एग्जाम में आएगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर एग्जाम में वैसे ही आएगा, उसके रूल वैसे ही यूज होंगे, उसकी ट्रिक्स वैसे ही यूज होंगी, उसके टेंसेस वैसे ही यूज होंगे। तो एरर डिटेक्शन पढ़ लिया है तो वो हर जगह काम आएगा। नेक्स्ट हमारी टॉपिक थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें से एक और टॉपिक था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, ये देखो, ये गद्यांश जिसको हम हिंदी में कहते हैं गद्यांश, बट इसका मतलब होता है समझ। तो अगर इसको बोला जाए तो पढ़ने की समझ, पढ़ने की समझ। अब क्या पढ़ने की समझ? अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसमें हमें पढ़ने की कितनी समझ है और हम कितनी जल्दी कितनी तेजी से हमारा माइंड काम कर रहा है कि हम एक पूरा पैसेज पढ़ करके एकदम तुरंत उसका आंसर दे रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आप लोग को स्मार्ट वर्क करना, उसी में बिलीव करना है, ठीक। तो पढ़ने की समझ हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश होते हैं ना हिंदी में, उसी तरह से इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में आरसी भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें आपको एक पैसेज दे देगा छोटा सा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो पैसेज सॉल्व करने से पहले उसके कुछ तरीके जान लेते हैं कि पैसेज सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैसे सॉल्व करने के तरीके। तो पहली एक चीज हमने एरर डिटेक्शन में भी बताई थी और यहां भी बताते हैं कि जो इंग्लिश होता है उसको ट्रांसलेट कभी मत करिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो या स्पोकन क्लासेस कर रहे हो तो वहां पे यही सिखाया जाता है। तो आप इंग्लिश में ही बोलिए, भले गलत बोलिए, चाहे जो भी बोलिए इंग्लिश में बोलिए, स्पोकन में सिखाया जाता है। और अगर हम पढ़ने की बात करें तो ट्रांसलेट करने की आवश्यकता ही नहीं। हमें क्या आदत है, क्योंकि हमारी हिंदी नेटिव लैंग्वेज है, तो हम लोग सोचते हैं कि जो भी लिखा हुआ है पहले इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे इसमें। बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 6-7 में होते हैं, 5 में होते हैं, तो हम लोग को ये सिखाया जाता है कि एक लाइन पढ़ो, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करो, फिर आगे बढ़ो, फिर पढ़ो, फिर हिंदी ट्रांसलेशन करो, फिर आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं करना है जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें आप ट्रांसलेशन क्यों करोगे? वहां किसी को आपको प्रूफ नहीं करना है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, उस डजंट मैटर, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आपको आती है या नहीं आती है। आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, बस सिंपल सा लॉजिक ये होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम अपने तरफ से एफर्ट डालेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे। ध्यान रखना है, स्मार्ट वर्क इज मोर बेटर देन हार्ड वर्क, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको पैसे सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हो, ठीक। पहली चीज, हम कुछ चीजें बता दे रहे हैं, उससे आपको आगे के आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक। हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और पैसेज भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसमें अगर ऐसा कहो कि मैं 100% मुझे आता है, तो 100% किसी चीज में भी कोई नहीं आता, आइडियल कोई नहीं होता है, ठीक। तो आइडियल ना सोच करके हम अपनी स्मार्ट वर्क यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए पहला क्या लिखा है, ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। अब देखो यहाँ इनटू लिखा है, इसके बारे में हमने बताया था प्रीपोजिशन में जब हम एरर डिटेक्शन पढ़ रहे थे। तो ये सेंटेंस अगर कोई कह रहा है कि गलत है तो बिल्कुल गलत है, वो सेंटेंस सही है। हमने क्रॉस क्यों लगाया? ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, हमें इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। दिमाग में बैठा लो, जब भी सॉल्यूशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उसका मतलब पता होना चाहिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है कुछ भी हमें ट्रांसलेट करने की। नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली, जो कि ऑलरेडी हमारे हर क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, रीड द पैसेज केयरफुली। बिल्कुल सही लिखा होता है कि पैसेज को हमें केयरफुली पढ़ना चाहिए, बट कैसे पढ़ना चाहिए ये हम बता रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि चलो पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन पैसेज पढ़ लेंगे। तो एक चीज दिमाग में रख लो कि हमें ये नहीं सोचना है कि रीडिंग पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है। तो टाइम इसलिए लेता है क्योंकि आपको पता नहीं कि सॉल्व कैसे करना है। तो जब आपको पता होगा कि सॉल्व इसको कैसे करना है, तो ये चुटकियों का काम होता है, ये बिल्कुल टाइम नहीं लेता है। जैसे बाकी क्वेश्चन टाइम लेते हैं ना, उससे लेस देन में टाइम लेता है। तो तरीका क्या है हमारा सॉल्व करने का? फर्स्ट पैसेज देन क्वेश्चन नहीं, हमें टाइम बचाना है।
हमें एग्जाम निकालना है, हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है कि हमें इंग्लिश आती है नहीं आती है, हम पैसेज पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे। जबकि हम पैसेज पढ़ रहे हैं और उसमें हम पूरा मिला मिला के पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रूफ थोड़ी ना करना है, हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें अपने उस चीज से मतलब होना चाहिए। अब क्या लिखा, फर्स्ट पैसेज देन क्वेश्चन, यानी पहले पैसेज पढ़ा जाए देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, फटाफट जाना है कहां, जहां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहां, ये लिखा है ना फर्स्ट क्वेश्चन देन पैसेज। पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम अपने पैसेज पे आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि पहला काम क्या नहीं करना है, हमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम वेस्टिंग है, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, और हमें नंबर गेन करने हैं। इंग्लिश हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें नंबर गेन हो सके, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स जो नॉन टेक के और टेक्निकल के जो है वो सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, पढ़ते आ रहे होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे वो ऑलरेडी सब कुछ जानते होंगे, वो बहुत अच्छा हाथ साफ होगा। नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है अगर, तो उसमें हमें जरा सी मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं, बट स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश टू हिंदी, तो नहीं, हमें बिल्कुल भी इंग्लिश टू हिंदी नहीं ट्रांसलेट करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा पैसेज कैसे पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना तो है केयरफुली, बट पढ़ना कैसे है हमें पैसेज वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पढ़ना कैसे हमारा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे देन हम पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे देन पैसेज पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखिए कुछ हमने लिखा है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते कैसे हैं। अब जैसे आपसे एक सवाल पूछा है तो किस तरह के सवाल आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, हमें कैसे पता चले कि मैम इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, उसके लिए तो हमें पैसेज पूरा पढ़ना होगा। देखो ज्यादा क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं होता है, इतना बर्डन नहीं होता, उनको भी पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब गेन करवाने के लिए इंग्लिश इनहेंस की गई है, इंग्लिश डाली गई है। ये मेट्रो वगैरह में मैक्सिमम इंग्लिश पूछी जाती है, और भी जगह है जैसे बिहार पीसीएल में अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इंग्लिश हर जगह काम आएगी, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, एनीथिंग इन इंग्लिश अगर किसी एग्जाम में आ रहा है तो हर जगह काम आएगा ही आएगा। तो नोट्स बकायदा अच्छे से बना सकते हैं आप। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, देखो पहला क्वेश्चन तो ऐसे टाइप का होता है कि पहला क्वेश्चन का ये नहीं कि अगर यहाँ टाइटल लिखा है तो पहला क्वेश्चन टाइटल के हिसाब से ही, नहीं, हम बता रहे टाइप्स। तो टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चन के टाइप पूछ सकता है, टाइटल पूछ सकता है आपसे। ठीक, टाइटल एक पूरा पैसेज दिया हुआ है और पूछेगा आप अपने हिसाब से बताइए कि इस क्वेश्चन को क्या टाइटल दिया जा सकता है। ठीक, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, मतलब वो टाइटल हमें कहाँ मिलेगा। तो टाइटल हमें मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम तो लास्ट पैरा में मिलता है। ठीक है, तो टाइटल होता है हमें मैक्सिमम लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं होती है। ठीक, आप ऊपर से भी पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा आपको, बट हम मैक्सिमम की बात कर रहे थे। और टाइटल कैसे ढूंढना है ये भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि टाइटल ढूंढना कैसे अगर क्वेश्चन में पूछा है तो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल होता है इंटेरोगेटिव। अगर कोई भी चीज पढ़ने नहीं आ रही तो इसको तोड़ दिया करो। ठीक, इसको सिलेबल बोलते हैं। सिलेबल का मतलब होता है कि कितने भाग में वो वर्ड बटा हुआ है। तो इंटेरोगेटिव। वैसे ही आप कंप्रीहेंशन, कई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होंगे, कह रहे होंगे कि अरे जब कंप्रीहेंशन पढ़ ही नहीं पा रहे तो हम कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करें। उससे मतलब नहीं होता है कि आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होता है बस। तो कॉम्प्रीहेंशन कैसे हम तोड़ेंगे, अगर तोड़ना हो तो कॉम्प्रीहेंशन 4 1 2 3 4 पार्ट में उसको तोड़ देंगे, इसको हम इजीली पढ़ लेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन। हिंदी में गद्यांश कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, पढ़ने की समझ। क्या कहते हैं, पढ़ने की समझ। और ये इससे आपको पता लगता है कि हाँ आप कितने अच्छे से इजीली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, ये आपकी समझ बताता है कितने इंटेलिजेंट हो आप। इंटेरोगेटिव। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप क्या है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछता है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न वाला, प्रश्नवाचक। जैसे कि विच, वाई, वॉट, विच, वाई, इस टाइप के होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, जो इस टाइप के पूछेगी। जैसे कि कोई पैसेज दिया है उसमें पूछेगा क्या बोला जा रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो वो वर्ड से होगा। क्यों हो रहा है, उसने उसको क्यों मारा, तो वो वाई से शुरू होगा। विच,
मतलब वो कहाँ किस जगह जा रहा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कहलाता है। ठीक, होप ये समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। दो टाइप के क्वेश्चन तो हमें यहाँ मिल गए। अब आपको ये रटना है, जो हम समझा रहे रटना बिल्कुल नहीं, ये नहीं रटना है। आपको एक समझ दी जा रही है, आपको एक कोई बनाया जा रहा है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसके पहले का चीजें समझना जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अरे इसमें हो क्या रहा है। जब हमें पता ही नहीं है कि गहराई कितनी है तो कैसे हम उतरेंगे, तो उसके नाप के हम उतरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। ठीक है, इसको भी हम तोड़ के पढ़ेंगे। इसमें देखो दो सिलेबल है, एक और दो, एक और दो। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का मतलब होता है कि एक तो पर्यायवाची और एक विपरीतार्थक शब्द, यानी अपोजिट वर्ड। ठीक, तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक वर्ड है, उसका पूछ लेगा एंटोनिम्स बताओ, चार ऑप्शन होंगे। कोई एक वर्ड दिया देगा, उसका सिनोनिम पूछ लेगा, बोलेगा कि इसका सिनोनिम बताओ। ठीक है, तो ये पर्यायवाची और ये हमारा अपोजिट वर्ड, सेम सिमिलर दिखने वाला, ये क्या है हमारा सिमिलर, और ये हमारा है अपोजिट, क्या है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टाइटल, किस गद्यांश को, ये पद्यांश को तुम एक टाइटल दो। दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव होता है जो क्वेश्चन पूछ सकता है, और तीसरा होता है एंटोनिम्स और सिनोनिम। ठीक है, तो तीन टाइप के होता है। अब हम आगे चलते हैं और एक चीज और देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। हम जो पैसेज दिया है उसको पढ़ेंगे कैसे। तो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स यानी कि होते हैं कोई एक वर्ड पकड़ लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में कोई एक वर्ड पकड़ लो और वहां पे पहुंच जाओ। मतलब एक सरसरी निगाह से पैसेज को देखो और जहां वो वर्ड मिले वहीं पे रुक जाओ। ठीक, ये होता है हमारा कीवर्ड फाइंड। अब ये कैसे पहचानोगे कीवर्ड क्या है, क्योंकि बाकी चीजें नॉर्मल दिखेंगी और कीवर्ड से आप पहचानोगे इस पैसेज में यहाँ पे जाना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कीवर्ड ट्रिक क्या होती है। ठीक, ये होती है हमारी रीडिंग ट्रिक। नेक्स्ट हमने लिखा है फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप का मतलब होता है कि जहां हमें कीवर्ड मिल गया, जिस जगह पे हमें कीवर्ड मिल गया, तो मान लो जैसे यहाँ पे ओपन, हमारा कीवर्ड है समथिंग ओपन। अब इस ओपन के पहले कहाँ फुल स्टॉप है और इस ओपन के बाद में कहाँ पे फुल स्टॉप है, हमें उस बात पे ध्यान देना है। क्या ढूंढना है हमें, एक तो पहले कीवर्ड ढूंढ लेंगे। ठीक, ये चीजें याद करने वाली नहीं है, आप करते करते आ जाएगा आपको। तो पहले हमें एक कीवर्ड ढूंढ लेना है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बताया कि आपको फुल स्टॉप ढूंढना है। क्या ढूंढना है, फुल स्टॉप, यानी इसके पहले का फुल स्टॉप और इसके बाद का फुल स्टॉप, और बीच में हमारा कीवर्ड रहेगा। तो इसी के बीच में आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब पूरा आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, कीवर्ड ढूंढो, पीछे का फुल स्टॉप देखो, आगे का फुल स्टॉप देखो, आपको आंसर सामने। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि ये रीडिंग ट्रिक्स है। और टाइप्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। ये रहा, हमने टाइप डिस्कस किया, ये हमने बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये याद रखिएगा, ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा पैसेज। अब चाहो तो इसको पढ़ करके टाइम वेस्ट कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। तो हम इस पैसेज को बिना पढ़े चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब मैंने क्या कहा क्वेश्चन पढ़ने में कि आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कीवर्ड ढूंढना है। अब देखो कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं, एक्सप्रेशन लाइक वेलकम, थैंक यू एंड प्लीज। अब यहाँ देखो, यहाँ खुद ही दे रखा है कीवर्ड वेलकम, यहां हमारा कीवर्ड दे रखा है वेलकम, थैंक यू, प्लीज। ठीक है, अब हमने ऑप्शन देखना है, तो आपका मन है तो देख लीजिए, नहीं मन है तो चलते हैं वापस पैसेज पे। तो पैसेज पे हमें क्या ढूंढना है कि जहां वेलकम थैंक यू प्लीज होगा वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे ढूंढो फटाफट वेलकम थैंक यू कहाँ है। तो चलो देखो, पहले लाइन में ही दिख गया वेलकम, थैंक यू और प्लीज, ये दोनों दिख गया, दिख गया कि नहीं दिख गया। पूछा क्या, एक्सप्रेशन लाइक वेलकम थैंक यू एंड प्लीज रिफ्लेक्ट, क्या दिखा रहा है, वेलकम थैंक यू और प्लीज। पैसेज में हमारा क्या दिखा रहा है। अब मैंने क्या कहा, सेकंड लाइन क्या थी उसमें कि जो भी आपका कीवर्ड है उसके पहले वाले फुल स्टॉप पे और उसके बाद वाले फुल स्टॉप पे पढ़ना है हमें। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले देखो, इसके पहले फुल स्टॉप नहीं है, लाइन स्टार्ट हो रही है और लास्ट वाला फुल स्टॉप यहाँ एक्सेट्रा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं, ये रहा फुल स्टॉप, ये हमारा उसके बाद का फुल स्टॉप है और ये यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक, ये तो एक्सेट्रा लिखा है, कॉमा भी है, देखो यहाँ पे ये कॉमा है। ठीक है, ये भी कॉमा है। तो अब पढ़ते हैं। ठीक, फुल स्टॉप हमें मिल गया फटाफट।
हमें इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हम समझा रहे हैं। आप एकदम अपने साथ अगर एक बार जान जाओगे कैसे ढूंढना है तो आप इजिली ढूंढ लोगे और फटाफट आंसर मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं। द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक वेलकम, थैंक यू, प्लीज, एक्सेट्रा at right moment, at the right moment reflect a polite nature, reflect a polite nature। अब यहां आ जाइए क्वेश्चन पे, यहां क्या बोल रहा है फटाफट देखिए। वेलकम, थैंक यू और प्लीज क्या दिखा रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये बताओ मुझे क्वेश्चन पढ़ने में या पैसेज पढ़ने में कहीं भी जरूरत पड़ी हिंदी ट्रांसलेशन की, कहीं भी जरूरत पड़ी कि हमें हिंदी ट्रांसलेशन करना है, यहाँ लिखा हुआ एक्सप्रेशन लाइक हमें इसका मतलब नहीं भी पता होगा तो भी हम पैसेज में से इसका आंसर ढूंढ लेंगे। सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि हाँ इंग्लिश इजी है और बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश हम समझ सकते हैं चीजों को। तो अब ये क्या पूछ रहा है, वेलकम, थैंक यू और प्लीज क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट दिखा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अभी मैम हमने देखा कि वेलकम, थैंक यू और प्लीज क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट वर्ड यूज हुआ है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा पोलाइट नेचर। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, पोलाइट नेचर। अब चाहो तो आप ऑप्शन देख सकते हो। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं, हैप्पीनेस, सिविल सेंस, डिसिप्लिन या पोलाइट नेचर। तो यहां फटाफट हमें मिल गया पहला का आंसर। कैसे मिल गया, हमने क्या किया, की पॉइंट ढूंढा, की पॉइंट ढूंढने के बाद हमने उसके पहले का फुल स्टॉप और बाद का फुल स्टॉप ढूंढा, मिल गया। उसके बाद सेंटेंस को पढ़ा हमने और जैसे ही हमने सेंटेंस को पढ़ा हमें पता चल गया क्वेश्चन क्या पूछा है। और क्वेश्चन क्या पूछा है तो ऑप्शन देखा हमने कि यहाँ पे तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, वो है पोलाइट नेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। होप ये वाला समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, वाइल इन लाइब्रेरी वी शुड। अब यहाँ क्या ढूंढना है, कीवर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कीवर्ड। तो हमारा कीवर्ड लाइब्रेरी। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, वाइल इन अ लाइब्रेरी वी शुड। ये सब नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन लाइब्रेरी एक कीवर्ड टाइप का लग रहा है। ठीक, कीवर्ड मतलब हाँ इससे कुछ मिल सकता है। अब हम चलते हैं पैसेज पे। अब चाहो तो आप ये पढ़ सकते हो, अवॉइड अदर्स, टॉक इन लो टाउन, बी कोर्टियस, अवॉइड आर्गुमेंट, ये पढ़ सकते हो बट हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें बस क्या करना है, कीवर्ड पढ़ना है, उसके बाद फटाफट जाना है पैसेज पे। तो चलते हैं पैसेज पे, लाइब्रेरी। अब ढूंढो आप फटाफट की लाइब्रेरी कहां पे है। तो ये देखो, द सिविल सेंस विद इन शुड टॉक लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरीज। मिल गया हमें लाइब्रेरी, मिला। हमने क्या ढूंढा था, लाइब्रेरी। अब मैंने क्या कहा था, लाइब्रेरी के पहले वाला फुल स्टॉप ये रहा, ठीक, और लाइब्रेरी के बाद वाला फुल स्टॉप ये रहा। अब जैसे ही हमने फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप ढूंढ लिया वैसे क्या करना है, हमें सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ो। वी शुड नॉट शाउट और टॉक लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरीज एंड क्रिएट डिस्टर्बेंस, विच क्रिएट डिस्टर्बेंस। हमें तेज नहीं बात करना चाहिए। ठीक, कहाँ कहाँ, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस जो भी होंगे, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, यहाँ पे हमें तेज बात नहीं करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, वी शुड शाउट और टॉक लाउडली, टॉक लाउडली। अब यहां आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या बोला, वाइल इन लाइब्रेरी। अगर आप लाइब्रेरी में हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब वहां लिखा था अवॉइड, रिस्पेक्ट अदर्स, ऐसा कोई सीन ही नहीं था पूरे सेंटेंस में। टॉक इन लो टोन, हाँ मैम टॉक तो हुआ था बट यहां लिखा हुआ था वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, शुड नॉट हमें नहीं करना चाहिए, नॉट लगा है। टॉक लाउडली यानी हमें तेज तेज बात नहीं करना चाहिए। कहां पे, हमें लाइब्रेरी में तेज तेज बात नहीं करना चाहिए। तो लेट्स कम हियर। तो यहाँ पे टॉक इन लो टोन। अब तेज नहीं बात करोगे तो टोन लो होगा, तेज नहीं बात करोगे तो टोन लो होगा। तो हमारा आंसर ये हो गया यहाँ पे, टॉक इन लो टोन। तो लाइब्रेरी में हमें बहुत धीमे आवाज में बात करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा इसलिए। अब बाकी ऑप्शन चेक करना है कि मैम ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटेंस में नहीं है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे तो पढ़ के देख लेते हैं, रिस्पेक्ट अदर्स, ऐसा कोई सेंटेंस वहां टॉप वर्ड ही नहीं था पूरे सेंटेंस में। नेक्स्ट, अवॉइड आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट मतलब झगड़ा, ठीक, तो आर्गुमेंट करके कुछ कीवर्ड नहीं था वहां पे। बी कर्टियस, ऐसा भी कोई कीवर्ड नहीं था वहां पे। तो हमने क्या किया, फटाफट क्वेश्चन पढ़ा, कीवर्ड ढूंढा, फुल स्टॉप ढूंढा, दोनों साइड का सेंटेंस पढ़ा और हमें आंसर मिल गया। ठीक, तो टॉक इन लो टाउन, लो टोन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। लाइब्रेरी में हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड लिखा है, अगर यहां नॉट लिख देता तब हमारा ऑप्शन चेंज हो जाता, लेकिन यहां नॉट लिखा ही नहीं है।
ठीक है। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, अब पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू। अब यहां पे हमें क्या ढूंढना है, की पॉइंट या कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या हमारा, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब फटाफट हम कहां जाएंगे, पैसेज पे। चलो भाई पैसेज पढ़ते हैं। कहीं पे हमें क्या देखना है, और एक चीज याद रखो, जैसे आपका जो भी पहला दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसे पहला क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन फिर तीसरा क्वेश्चन, तो वो नीचे की तरफ ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ पूछेगा कि एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया, ऐसा नहीं, अक्सर ऐसे पूछेगा। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता है। कुछ कुछ ऐसे पैसेज होते हैं जिसमें यहां से जंप मार के इधर जा सकता है, बट कुछ कुछ, बाकी में हमारा सीक्वेंस ही चलता है। तो हमें तो पता है यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, तो इसके आगे पढ़ना होगा। अब पढ़ना क्या होगा, हमने क्वेश्चन देखना है पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या है हमारा कीवर्ड, पब्लिक प्रॉपर्टी। चलो भाई पब्लिक प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। कहीं ढूंढो कि पब्लिक प्रॉपर्टी दिख रहा है, पब्लिक और प्रॉपर्टी, ये मैम मिल गया हमारा कीवर्ड। बहुत अच्छी बात है, कीवर्ड मिल गया। अब हमें फटाफट क्या ढूंढना है, स्टॉप, फुल स्टॉप ढूंढना है। और कैसे ढूंढना है फुल स्टॉप हमारा, कि प्रॉपर वर्ड के पहले वाला फुल स्टॉप, प्रॉपर वर्ड के बाद वाला फुल स्टॉप। ओके चलो इसके पहले वाला देखा, ये रहा मैम, यहां से शुरू करेंगे, एंड कहां करेंगे, यहां एंड करेंगे। पढ़े, अब हमने ढूंढ लिया फुल स्टॉप, अब हम इसको पढ़ेंगे। क्या है, वी शुड नॉट हार्म द पब्लिक प्रॉपर्टी एज इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। बिलोंग्स तक लिखा था क्वेश्चन में, बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। अब यहां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। अब बिलोंग्स टू लिखा है, उसके आगे के सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नोबडी, ऑल ऑफ अस, गवर्नमेंट, वन हु मेंटेन इट। अब आपको ये कीवर्ड मिला कहीं गवर्नमेंट इस सेंटेंस में, नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। नोबडी कहीं मिला, नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। वन हु मेंटेन इट, ये होगा, नहीं। तो हमने क्या ढूंढ लिया, ऑल ऑफ अस, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है द वी शुड नॉट हार्म द पब्लिक प्रॉपर्टी एज इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया। बहुत इजीली हमने इसे फाइंड कर लिया। क्या किया हमने, बहुत इजीली इसे फाइंड कर लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ अस हो जाएगा। अब पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। देखो कितना इजीली हम इसको फाइंड कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें कीवर्ड्स पता है और फाइंड कैसे करना है ये पता है। तो हमें एकदम दिमाग में रखना है, बिल्कुल सीधे सीधी जाना है। सबसे पहले पैसेज दिखेगा, क्वेश्चन पर जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा हमने, उसका कीवर्ड ढूंढा, कीवर्ड ढूंढने के बाद हम पैसेज पे आएंगे, पैसेज पे आने के बाद हम उस कीवर्ड को ढूंढेंगे जो हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब उस कीवर्ड के आगे और पीछे दोनों साइड हम फुल स्टॉप ढूंढेंगे। जैसे ही हमें फुल स्टॉप मिलेगा वहीं रुक जाएंगे और उस सेंटेंस को सिर्फ पढ़ेंगे। पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो बच्चे पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम कंज्यूम करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है। तो हमें पैसेज पढ़ना ही नहीं, हमें सेंटेंस पढ़ना है। और सेंटेंस पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, चलो बहुत स्लो है आपकी स्पीड, तो हमें ऐसे पढ़ना है ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए, न कि हमें उसे ट्रांसलेट करना है, नहीं किसी को दिखाना है कि देखो हम पढ़ ले रहे हैं। आपको गलत सही जो भी पढ़ने आ रहा है पढ़ो और आंसर ढूंढो बस। ठीक, कई बच्चों को ऐसा होगा कि आप यहां तक पढ़ ले रहे हो, पैसेज पढ़ ले रहे हो, लेकिन आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे, तो वो क्या करेंगे, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे और ऑप्शन भी देखते हुए चलेंगे साथ साथ कि यहाँ ऑप्शन देख लिया, अब इस वाले में से जो भी ऑप्शन वहां मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ अस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर, डिसिप्लिन इज। अब यहाँ पे डिसिप्लिन की बात हो रहा है। क्या बात हो रही है हमारी, डिसिप्लिन की। ये विजिबल है, चलो डिसिप्लिन इज, ठीक है। अब डिसिप्लिन होता क्या है, अनुशासन की बात हो रहा है। अब हमें पता है क्या होता है, बट हम क्या करेंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग जाएंगे, अपना दिमाग नहीं यूज करना यहाँ पे फालतू का। जब हमारे पास पैसेज होता है तो हमें पैसेज पे ही दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा पैसेज। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, डिसिप्लिन। क्या है हमारा कीवर्ड, डिसिप्लिन। अब हमने मैम यहां तक तो सॉल्व कर लिया था क्योंकि हमें अपना आंसर यहीं पे मिल गया था, तो हम इसके आगे का पढ़ेंगे, अब इसके पीछे नहीं पढ़ेंगे। अब इसके आगे पढ़ेंगे तो क्या ढूंढेंगे
कीवर्ड, कीवर्ड क्या था? डिसिप्लिन। चलो भाई मिल गया यहाँ पे हमें डिसिप्लिन। ओके ऑल ओके, चलो सेट है, बढ़िया है, डिसिप्लिन मिल गया। अब डिसिप्लिन के बाद हमें क्या ढूंढना था? आगे का फुल स्टॉप और पीछे का फुल स्टॉप। चलो ढूंढते हैं। पीछे का फुल स्टॉप मैम यही खत्म हो गया, आगे का फुल स्टॉप मैम यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक, ये भी मिल गया। अब क्या करना है? एक बार सेंटेंस को रीड करना है, पढ़े। व्हाइल इन अ क्यू डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन। क्यू मतलब लाइन होती है, क्यू मतलब लाइन, मतलब जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है। अब हमें बस सेंटेंस देखना है, उसके बाद हमें अपना आंसर मिल जाएगा। व्हाइल इन अ क्यू डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड, लाइन में हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। अब हम अपने पैसेज पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? डिसिप्लिन इज, अब एक बार हम पढ़ते हैं पूरा ऑप्शन। द रूल ऑफ प्रॉपर कंडक्ट और एक्शन, ऐसा कुछ दिखा था हमें सेंटेंस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द रूल ऑफ रोड सेंस, नहीं, इसकी भी कोई बात नहीं हुई थी हमारे पैसेज में। मेकिंग यूज ऑफ डस्टबिन, ऐसा कुछ कीवर्ड था सेंटेंस में? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो क्या था हमारे पास? फॉर्मिंग अ क्यू, क्यू दिख गया? हाँ मैम दिख गया क्यू। तो क्यू जब दिख गया तो हमारे पैसेज में भी तो क्यू था कि नहीं था? आइए पैसेज देखते हैं। वाइल इन अ क्यू, क्यू दिखा, डिसिप्लिन दिखा, दोनों आसपास दिखे, तो आंसर यही होगा। आंख बंद करके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिंग अ क्यू। तो डिसिप्लिन क्या है? फॉर्मिंग अ क्यू। ये हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4th का आंसर हमारा डिसिप्लिन, फॉर्मिंग अ क्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। देखो हमने कहा था यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग कर रहे थे कि आपका कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो इंटेरोगेटिव आ गया जो कि आपने अभी सॉल्व किया। इस वाले पैसेज में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नहीं पूछा है। जरूरी नहीं है हर बार आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे, अगर पूछ लिया तो ये भी आपका इसी में कवर हो जाएगा। जैसे आपका अलग से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देने वाला है क्वेश्चन में, वो ना देकर के आपको एक पैसे दे दे, उसी में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछ ले, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन आने वाले, तो आप उनको ये नहीं बताना है कि अलग अलग देना है कि पैसेज में देंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और टाइटल वाला हमारा पूछ लिया। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। अब इस पैसेज के हिसाब से आपको क्या लगता है कि, पहले तो ये लिख लो, ये जो विजिबल नहीं है, कर्टेसी और पोलाइट नेचर, ठीक है। होप ये विजुअल होगा। गुड मैनर्स, सिविल सिविक। हाँ, पूछ क्या रहा है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। अब टाइटल पूछ रहा है फॉर दिस पैसेज वुड बी, इस पैसेज के लिए हमारा बहुत ही अच्छा टाइटल क्या हो सकता है। तो मैम टाइटल तो दिया ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने तो क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इससे हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि ये बताना क्या चाह रहा है। देखो कैसे बता रहा है, वेलकम थैंक यू हमें बोलना चाहिए, ठीक है। क्या दिखाता है हमारा वेलकम थैंक यू? क्या दिखा रहा है? पोलाइट नेचर दिखाता है। चलो पोलाइट नेचर दिखाता है, वेलकम थैंक यू, इतना इस वाले लाइन से पता चला। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो पूछा था कि लाइब्रेरी में हमें शोर नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल में हमें शोर नहीं करना चाहिए, तो ये अच्छी चीजें सिखा रहा है, मैनर्स टाइप की चीजें सिखा रहा है, ठीक। क्या सिखा रहा है? मैनर्स सिखा रहा है। क्योंकि प्लीज थैंक यू हमें सिखा रहा है कि पोलाइट नेचर होता है, और हमारा कहीं भी तेज आवाज में नहीं बात करना चाहिए हॉस्पिटल में या फिर लाइब्रेरी में, ठीक। ये क्या दिखा रहा है? हमारा मैनर टाइप का दिखा रहा है। अब देखो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, हमसे बिलोंग करता है, तो उनको डैमेज नहीं करना चाहिए, वो भी क्या दिखा रहा है? हमारा मैनर दिखा रहा है। लाइन में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, तो ये भी क्या दिखा रहा है? मैनर दिखा रहा है। तो इस तरह का हमारा दिखा रहा है कि हमें किस तरह का आचरण रहना चाहिए, ठीक। लास्ट लाइन पढ़ी लेते हैं। वी मस्ट गिव अ फेयर चांस टू अदर, मतलब लाइन में खड़े होते समय हमें मेंटेन करना चाहिए डेकोरम और दूसरों को चांस देना चाहिए, लिखा हुआ है। तो अगर लास्ट वाला हम थोड़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे, हमने क्या कहा था, अगर टाइटल ढूंढना है तो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लो, अगर पूरा नहीं पढ़ना है। वैसे एक
बच्चा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, एक पैसेज सॉल्व कर रहा है, तो उसका जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसी से उसको टाइटल पता चल जाएगा। जैसे यहाँ मैनर दिखा रहा है, यहाँ मैनर दिखा रहा है, इसमें भी मैनर दिखा रहा है और लास्ट वाले में भी मैनर दिखा रहा है। फिर भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं, वी शुड नॉट हार्म द पब्लिक प्रॉपर्टी एज बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस while in a queue discipline should be maintained, we must give fair chance हो जाती है। ये अच्छी आदतें दिखा रहा है, अच्छी चीजें दिखा रहा है, तो हमारा इसी हिसाब से टाइटल क्या हो जाएगा, टाइटल हमारा क्या हो जाएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज इज बी हमारा गुड मैनर्स। क्या दिखा रहा है, गुड मैनर्स। पोलाइट नेचर तो एक पर्सन का नेचर है, जरूरी नहीं हर किसी का नेचर पोलाइट हो, बट मैनर्स तो सबके में अच्छे हो सकते हैं ना, अगर हम सीखें तो सबके में अच्छे मैनर्स आ सकते हैं। तो ये हमारा पैसेज क्या जानकारी दे रहा है, एक गुड मैनर्स, क्या सीखना है हमें, गुड मैनर्स सिखा रहा है। ठीक, होप ये वाला पैसेज बिल्कुल इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं हुई होगी और ना ही ऐसा बहुत बर्डन टाइप लगा होगा, बहुत ही भारी लगा होगा कि अरे भाई इतना लंबा पैसेज है, कैसे सॉल्व होगा, इससे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो ये बिल्कुल नहीं लगा हुआ, क्योंकि हमें ट्रिक पता है कि सॉल्व कैसे करना है। अब क्या है कि आप खुद जब सॉल्व करने बैठोगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि अब आपको क्या पता है, ट्रिक पता है कि हम कैसे कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने की समझ, यही तो देखना चाह रहा है एग्जामिनर कि पढ़ने की समझ आपके में कितनी है, आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कितनी जल्दी आप आंसर इसका चूज कर ले रहे हो। ये फ्री फंड के नंबर्स होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, आप इसमें बिल्कुल भी बहुत ही इजीली तरीके से आप इसके आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दोगे और आपको आंसर सामने मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम एक और पैसेज सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पैसेज क्या कह रहा है, चाहो तो पढ़ लो, बट मेरा तरीका क्या है कि पहले क्वेश्चन पे जंप करो, फिर हम आएंगे पैसेज पे। ये ज्यादा इजी पड़ जाता है, टाइम वेस्ट कम होता है, टाइम कंज्यूमिंग है और खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं, जैसे आपने एरर डिटेक्शन में किए होंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं व्हाट इज गुड फॉर लंग्स। अब लंग्स के लिए क्या गुड है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो कीवर्ड्स। तो कीवर्ड क्या है हमारा, लंग। ओके, वी विल फाइंड कीवर्ड दैट इज लंग। ओके, चलो अब फटाफट ढूंढो इसमें लंग कहाँ लिखा हुआ है। देयर इज एन ओल्ड proverb, early to bed, early to rise, healthy wealthy rise. I am in the getting up early in the morning and have habit talking line. Work in the past, कहाँ है lungs, ढूंढिए। बेस्ट फिजिकल फिटनेस, मॉर्निंग वॉक, फ्रेश प्योर बेस्ट लंग्स। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही आपका कीवर्ड मिल जाए। अब जैसे हमने सोचा कि अरे 2-3 फुल स्टॉप चले गए, लंग्स नहीं आया, नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको लंग्स बस ढूंढना है, ढूंढो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ये पैसेज के अंदर से ही पूछा होगा, पैसेज के बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं पूछा होगा ना। लंग्स मिल गया मैम। दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। चलो लंग्स के पहले वाला फुल स्टॉप ढूंढते हैं और लंग्स के बाद वाला, तो लंग्स तो खुद ही खत्म हो रहा है। चलो ये रहा बाद वाला, पहले वाला ढूंढते हैं, तो ये रहा हमारा पहले वाला। तो यहां से लेकर के हम यहां तक सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या लिखा है, द मॉर्निंग एयर विच इज फ्रेश, द मॉर्निंग एयर विच इज फ्रेश एंड प्योर इज बेनिफिशियल फॉर द लंग्स। लंग्स के लिए जो सुबह की हवा होती है, ताजी हवा होती है, फ्रेश होती है और प्योर होती है, शुद्ध होती है, वो बेनिफिशियल होती है, अच्छी होती है, फायदेमंद होती है, किसके लिए, लंग्स के लिए। चलो फटाफट आओ हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हम क्या ढूंढेंगे अब कि इस वाले सेंटेंस से हमारा कोई भी कीवर्ड मिल रहा है क्या हमारे ऑप्शन में। ठीक है, कीवर्ड टू कीवर्ड खेल रहे हैं हम यहाँ पे। तो गुड फॉर लंग्स की बात कर रहा है, तो सन रे, ऐसा तो कोई कीवर्ड ही नहीं दिया हुआ है हमारे सेंटेंस में इस वाले। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, साउंड स्लीप, नहीं मैम ऐसा भी कुछ वर्ड यूज ही नहीं किया हमारे इस वाले सेंटेंस में। तो नेक्स्ट फ्रेश एयर, हाँ फ्रेश एयर की बात तो की हुई है, देखो द मॉर्निंग एयर फ्रेश, द मॉर्निंग एयर विच इज फ्रेश। अगर ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, इंग्लिश मीनिंग नहीं समझ में आती, तो भी हम कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल इजी होता है करना, बस आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि हाँ ये चीज बिल्कुल हो सकती है मेरे से। ठीक, तो लंग्स के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छी बात है, फ्रेश एयर। क्या अच्छा होता है लंग्स के लिए, फ्रेश एयर, सुबह सुबह की फ्रेश एयर। अगर यहाँ फ्रेश एयर की जगह लिखा था मॉर्निंग फ्रेश एयर तो भी सही होता, क्योंकि हमारा बस सेंटेंस में वो कीवर्ड यूज होना चाहिए। ठीक है,
लाइट एक्सरसाइज ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है हमारे सेंटेंस में, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लाइट एक्सरसाइज अच्छी होती है बट इस पैसेज के हिसाब से आपको आंसर देना है, न कि अपने मन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या मिला मैम, कीवर्ड है लाइट एक्सरसाइज। चलो अब चलते हैं हम अपने पैसेज पे। अब इसमें ढूंढना है हमें लाइट एक्सरसाइज कहीं लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक। तो अब इसके मैंने क्या कहा था, जहां पे सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद का हम ढूंढते हैं। चलो यहाँ पे लाइट एक्सरसाइज अगर कहीं दिखे तो वहीं हमें रुक जाना है, क्या करना है, हमें वहीं पे रुक जाना है। बट यहाँ मैम तो लिखा ही नहीं है, तो चलो फिर से पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन जंप भी होता है। तो लाइट एक्सरसाइज आपको ढूंढना है पूरे पैसेज में कहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस एक सरसरी निगाह से लाइट एक्सरसाइज को ढूंढोगे। मैम मिल गया, ये रहा हमारा लाइट एक्सरसाइज, ठीक है। जब हमने ढूंढ लिया लाइट एक्सरसाइज, उसके बाद दूसरा चरण क्या है हमारा, चलो इसका फुल स्टॉप ढूंढो, पहले वाला और बाद वाला। तो ये रहा हमारा पहले वाला फुल स्टॉप, और फटाफट हम बाद वाला फुल स्टॉप ये ढूंढ लिए। देखो ये ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर है, बट हमें तो आंसर सॉल्व करने से मतलब है ना। हम इसके अब क्या लड़ाई करेंगे कि नहीं तुम ऊपर के हो नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक। अब इसको पढ़ते हैं। इट इज अ लाइट एक्सरसाइज एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। चलो अब हमारा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ लाइट एक्सरसाइज। लाइट एक्सरसाइज होता क्या है। अब इसके थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, एक सेंटेंस और पीछे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। इट इज अ लाइट एक्सरसाइज, इट इज, अब इट इज की बात हो रहा है तो ये किसी चीज की बात हो रहा है, मतलब इसके पहले कोई सेंटेंस चल रहा था, कोई बात चल रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू किया है। तो यहां से हम ना पढ़ के इसके और एक पीछे चलेंगे, और एक पीछे चलेंगे हम यहाँ पे फुल स्टॉप पे। अब यहां से पढ़ते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैव फॉर्म द हैबिट ऑफ टॉकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक इन पास्ट 2 years. इट इज अ लाइट एक्सरसाइज एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के लिए लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, इन्होंने बताया है कि जो लॉन्ग मॉर्निंग वॉक होती है, टेकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, वो हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छी होती है, और साथ ही साथ गेटिंग अप अर्ली, ये सुबह सुबह रोज उठ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा, इन द मॉर्निंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना, इन द मॉर्निंग में, एंड हैव फॉर्म द हैबिट ऑफ टेकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक the past 2 years. It is a light exercise and best for physical fitness. अब हम आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि लाइट एक्सरसाइज क्या है। तो वहां पे इट इज लिखा था, तो हमें उसके पहले का देखना होगा, क्योंकि किसी सेंटेंस में बात चल रही है, उसी कंटिन्यू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं। तो हम उसके पहले गए, तो हमने कुछ पढ़ा, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहेगा, बट हम ऑप्शन जैसे पढ़ेंगे तो हमें वो क्लिक हो जाएगा। जैसे अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मॉर्निंग वॉक, गेनिंग साउंड हेल्थ। अब मॉर्निंग वॉक था ना वहां पे, हाँ वहां पे मॉर्निंग वॉक लिखा हुआ था। मैम सुबह उठने का भी लिखा था, बट अर्ली टू राइज वर्ड नहीं यूज हुआ था, राइज वर्ड यूज नहीं हुआ था, बेड वर्ड यूज नहीं हुआ था, तो हम इसको नहीं लेंगे अपने आंसर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक क्या होता है हमारा, बिल्कुल सही होता है, अच्छी चीज होता है लाइट एक्सरसाइज के लिए, मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने इसका आंसर ढूंढ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज गुड फॉर स्किन। अब हमें क्या ढूंढना है, कीवर्ड। कीवर्ड क्या है हमारा, स्किन। चलो भाई यहाँ पे हमें स्किन मिल गया। अब चलते हैं हम अपने पैसेज पे, गुड फॉर स्किन। अब हम इस वाले, ये तो पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया, यहाँ पे कहीं स्किन नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। द अर्ली रेज ऑफ राइजिंग सन आर गुड फॉर हेल्दी स्किन। स्किन दिख गया। अब स्किन दिख गया है तो स्किन के आगे और पीछे फुल स्टॉप ढूंढेंगे। स्किन ऑलरेडी फुल स्टॉप के पास है, तो आगे वाला फुल स्टॉप यहां से स्टार्ट हुआ। अब चलो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या है, द अर्ली रेज ऑफ द राइजिंग सन, अर्ली रेज ऑफ राइजिंग सन आर गुड फॉर हेल्दी स्किन। आर गुड फॉर, गुड है, गुड फॉर हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन के लिए राइजिंग सन अच्छा होता है। अब यहां पे देखो, गुड फॉर स्किन, स्किन और राइजिंग सन हमने पढ़ा था। फ्रेश एयर का कोई जिक्र हुआ था उस सेंटेंस में, नहीं, तो हमें फ्रेश एयर नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्या है, मॉर्निंग एयर, ऐसा भी कोई हमारा जिक्र ही नहीं हुआ था सेंटेंस में, ठीक। नेक्स्ट है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक्स जिक्र हुआ था, बट
इस वाले सेंटेंस के लिए, लाइट एक्सरसाइज के लिए हुआ था। क्या हमारा इसके लिए यूज हुआ था? स्किन के लिए नहीं। तो स्किन के लिए क्या यूज था? राइजिंग सन्स रेज। ये वर्ड, ये कीवर्ड हमारा यूज हुआ था हमारे सेंटेंस में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा। राइजिंग सन, देखो यहां पे ये रहा हमारा पैसेज, यहां पे बोल रहा है राइजिंग सन, द राइजिंग सन आर गुड फॉर हेल्दी स्किन। हमारे पैसे में सारे आंसर दिए हुए हैं, इतना टफ नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा राइजिंग सन और ये रहा हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा राइजिंग सन्स रेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। अब हमें क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है हमें? कीवर्ड। कीवर्ड हमने ढूंढ लिया फिजिकल फिटनेस। क्या ढूंढा हमने? फिजिकल फिटनेस के लिए क्या बेस्ट है, व्हाट इज बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। अब हम आते हैं अपने पैसेज पे। अब हम पैसेज तो लगभग खत्म होने वाला है, हमें क्या ढूंढना है? फिजिकल फिटनेस। कीवर्ड क्या है हमारा? फिजिकल फिटनेस। दूसरा ढूंढते हैं फिजिकल फिटनेस। क्या ढूंढा हमने? फिजिकल फिटनेस। अब ये कीवर्ड ढूंढ लिया, इसके बाद का फुल स्टॉप, इसके पहले का फुल स्टॉप। फुल स्टॉप स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो यहां से हम पढ़ेंगे इट इज अ लाइट एक्सरसाइज एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। लाइट एक्सरसाइज क्या होता है? फिजिकल फिटनेस के लिए बेस्ट होता है। यहाँ पे लिखा है ना, इट इज लाइट एक्सरसाइज एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। तो हमें फिजिकल फिटनेस भी मिल गया अपने सेंटेंस में और साथ में लाइट एक्सरसाइज भी मिल गया, बेस्ट वर्ड भी मिल गया। तो सारे कोरिलेट हो रहे हैं एक साथ, एक ही सेंटेंस में सब कुछ मिल जा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कहाँ गया। व्हाट इज बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। क्वेश्चन था फिजिकल फिटनेस के लिए बेस्ट क्या है, तो हमारा बेस्ट क्या है? लाइट एक्सरसाइज। लाइट एक्सरसाइज हमारा फिजिकल फिटनेस के लिए बेस्ट है। ऑप्शन और भी हैं, उसको भी देख लेते हैं कि ये क्या सेंटेंस में मेंशन थे या नहीं थे, क्योंकि हमें एकदम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, कंफर्म करके चलना है। तो लॉन्ग मॉर्निंग वॉक नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। अर्ली टू राइज, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी। फ्रेश एंड प्योर एयर, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? लाइट एक्सरसाइज बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का, हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये समझ में आ रहे होंगे कि इंटेरोगेटिव हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग मॉर्निंग वॉक। अब लॉन्ग मॉर्निंग वॉक की बात हो रही है, ठीक है। लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया हमारा? कीवर्ड। अब हमें जंप करना है कहाँ? पैसेज पे। अब पैसेज पे जाएंगे हम, क्या देखेंगे? लॉन्ग मॉर्निंग वॉक। चलो, ये हमारा पैसेज। अब ढूंढो यहाँ पे कि लॉन्ग मॉर्निंग वॉक कहाँ लिखा। हम जब पहली बार पढ़े थे मैम, तो यहाँ कहीं ऊपर में लिखा हुआ था, आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैव फॉर्म द हैबिट ऑफ टेकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक। क्या है हमारा यहाँ पे? देखो लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, ये कीवर्ड मिल गया। अब क्या ढूंढना है? फुल स्टॉप ढूंढना है, आगे का फुल स्टॉप और पीछे का फुल स्टॉप। तो ये रहा हमारा फुल स्टॉप, यहां से आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैव फॉर्म द हैबिट ऑफ टेकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक इन द पास्ट 2 years। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्या लिखा है? ब्रिंग साउंड स्लीप। ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है हमारे सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंश्योर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, हाँ ऐसा था हमारे सेंटेंस में, अगर देखा जाए तो ऐसा था। एंश्योर हेल्दी स्किन, स्किन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ था हमारा। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इसको हम लिख देते हैं एक बार, या अगर विजुअल नहीं होगा तो, कीप्स हेल्दी wealthy, keep healthy wealthy and why। ये रहा हमारा चौथा ऑप्शन। अब हमने क्या कहा कि बिल्कुल आपको यहाँ कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको सेंटेंस में। तो फिजिकल फिटनेस बता रहा है कि फिजिकल फिटनेस के लिए हमारी लॉन्ग मॉर्निंग वॉक सही होती है। तो हेल्दी वेल्दी एंड वाइज कहीं वर्ड यूज हुए हैं पूरे पैराग्राफ में? नहीं मैम, कहीं भी यूज नहीं हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे यहाँ पे और देखेंगे ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है,
ये भी नहीं होगा, हेल्दी स्किन के बारे में बात नहीं हुई है, साउंड स्लीप ऐसा कोई भी सेंटेंस हमने नहीं पढ़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लॉन्ग मॉर्निंग वॉक एंश्योर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को एंश्योर करता है क्या? लॉन्ग मॉर्निंग वॉक। ठीक है, ये रहा हमारा पूरे पैसेज का 5वां सवाल। अब देखो इस पूरे पैराग्राफ जो है हमारा, उसमें इंटेरोगेटिव पूछा, ठीक है, टाइटल नहीं पूछा, टाइटल कहीं नहीं पूछा, और ना ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा। अब फटाफट चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। हम जितने पैराग्राफ सॉल्व करेंगे उतना ही हमारी बिल्कुल स्पीड बढ़ जाएगी। अभी बिल्कुल लग रहा है टाइम लग रहा है, बट जब हमें आ जाएगा तो बिल्कुल ही इसकी स्पीड फटाफट होगी। हाँ, हमने फटाफट कीवर्ड ढूंढना है, अपने पैसेज पे पहुंचना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी सोड द वर्ल्ड द ट्रू वे टू, ट्रू वे टू। अब महात्मा गांधी यहाँ पे हमारे कीवर्ड है। अब पूरा जो पैसेज है वो भी महात्मा गांधी के बारे में। अब देखो क्या दिखा रहे हैं, वर्ल्ड को क्या दिखा रहे हो। तो महात्मा गांधी लिव्ड इन ए स्प्लेंडिड लॉन्ग लाइफ एंड हैज अ ग्रेट मॉरल स्टैंडर्ड। ठीक है, बिफोर ही सोड, सो समथिंग, देखो सोड मिला हमें, एक कीवर्ड मिला सो टू द वर्ल्ड, देखो टू द वर्ल्ड ट्रू वे टू, द वर्ल्ड ट्रू वे टू, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक हमारा कीवर्ड मिल गया हमें पैसेज में। ही शोड टू द वर्ल्ड द ट्रू वे टू। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद हमारा लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है पीस। क्या लिखा हुआ है? पीस। तो उन्होंने क्या दिखाया? पीस का रास्ता दिखाया। ठीक है, शांति का रास्ता दिखाया हमें। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, और उसका ऑप्शन देखिए प्रॉस्पेरिटी, ट्रुथ, लव एंड पीस। हम पीस पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पैसेज में पीस की बात हुई है। अगर हमारे पैसेज में किसी और चीज की बात होती तो हम वहां पे वो लगाते हैं, बट हम अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हम पैसेज के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीस। महात्मा गांधी सोड द वर्ल्ड द ट्रू वे टू पीस, जो कि हमारे पैसेज में भी दिया हुआ है आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी बिकेम अ मिलिट्री फॉर द नोबल कॉज, मिलिट्री फॉर द नोबल कॉज। ठीक, अब कई बच्चे कहेंगे कि इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब नहीं देखना है हमें, कहां जंप करना है? पैसेज पे। चलो फटाफट हमें कीवर्ड ढूंढना है अपने पैसेज में। क्या? मिलिट्री। देखो यहाँ पे मिल गया हमें अपना कीवर्ड मिल गया मिलिट्री। अब हमें क्या ढूंढना है? आगे का फुल स्टॉप और पीछे का फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप ढूंढना हमने, तो ही वाइज टू सी इंडिया प्रॉस्पर बट ही बिकेम अ मिलिट्री फॉर द नोबल कॉज। ये भी क्वेश्चन में था, ठीक है, ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन व्हेन अ रिलीजियन फैंटेस्टी नाथुराम गोडसे was sorted on January 30, 1948। फुल स्टॉप पे यहाँ खत्म हुआ, बट मैम हमको अपना आंसर यही मिल गया। क्यों? देखो ये मिलिट्री हमने ढूंढा, फिर नोबल कॉज ढूंढा, फिर उसके बाद क्या लिखा है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्वेश्चन पे आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, नोबल कॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ट्रुथ हमारा बोलते हैं महात्मा गांधी, बट नॉन वायलेंस भी करते हैं, बट इस सेंटेंस में तो नहीं है ना। तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपने पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है। तो पैसेज क्या बता रहा है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नोबल कॉज थे ये। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड, शॉट डेड, वॉज शॉट डेड। ठीक, नाथुराम गोडसे ने उन्हें मारा था और ये डेड हुए थे, मर गए थे। अब ये पूछ रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो बाय क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लो। बाय अ मैडमैन, किसी पागल इंसान के साथ के द्वारा मारे थे? नहीं। बाय एन इनटॉलरेंट रिलीजियस पर्सन, नाथुराम गोडसे ऐसे तो नहीं थे। बाय अ नॉन रिलीजियस पर्सन, और पहला क्या है? बिफोर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है। चलो हम अपने पैसेज पे देखते हैं। पैसेज क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन व्हेन अ रिलीजियस fanatic Nathuram Godse shot him dead on January 30. His last words were "Hey Ram." He lived and died for his country. And नाथुराम गोडसे ने उन्हें बंटवारे के लिए मारा। तो ये हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि
वो पागल इंसान था या फिर उस इंडिपेंडेंट के बाद हमारा उन्होंने उनको मारा। ये हमारा नॉन रिलीजियस पर्सन था, नॉन रिलीजियस पर्सन था, सो इसलिए उन्होंने यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग उन्हें शॉर्ट किया। फॉर नोबल कॉज, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कारण थे जिसकी वजह से उनको शॉर्ट किया गया जनवरी 30, 1948 में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाय अ नॉन रिलीजियस पर्सन, जो कि क्या थे हमारे नाथूराम गोडसे, बाय द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजिली सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, महात्मा गांधी सेट ग्रेट मॉरल स्टैंडर्ड। हमें क्या ढूंढना है, अपना कीवर्ड। कीवर्ड हमारा क्या है, मॉरल स्टैंडर्ड। एक मॉरल स्टैंडर्ड हमारा उन्होंने बनाया। इट मींस, अब इसका मतलब क्या है, हमें इसका मतलब ढूंढना है। तो हम अपने पैसेज पे आते हैं। अब पैसेज पढ़ते हैं। हिज लास्ट वर्ड्स वर हे राम, ही लिव्ड एंड डाइड फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। अपनी कंट्री के लिए वो डाई किए और वो कंट्रीमैन कहलाए। ठीक है, अब हम ऑप्शन पे आते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। ही वॉज ए ग्रेट रिलीजियस टीचर, तो ऐसा नहीं है कि वो एक रिलीजियस टीचर थे। ही वॉज ए ग्रेट मोरलिस्ट, वो एक बहुत ही अच्छे मोरलिस्ट इंसान थे। मोरल स्टैंडर्ड उन्होंने, तभी तो नैतिकता भरी हुई थी उनके अंदर, और वो बहुत ही अच्छे मानुष थे, इस वजह से उन्हें नैतिकवाद कहा जाता। तो ही वॉज ए ग्रेट मोरलिस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही मिल गया, क्योंकि मोरल से हमारा मोरलिस्ट मिल गया, इसी के बारे में हमारा बताया गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमारा, गांधी जी लिव्ड एंड डाइड फॉर हिज कंट्री। अब देखो, गांधी जी लिव्ड एंड डाइड फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन, इसका मतलब पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे अगर अपने सेंटेंस में, तो लिख रहा है ना, हे राम एंड ही लिव्ड एंड डाइड फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। मतलब अगर कोई भी इंसान अपनी कंट्री के लिए अपनी जान गंवाता है, तो वो हमारा क्या होगा, ही वॉज बोर्न इन इंडिया एंड डाइड इन इंडिया। नहीं, ऐसे तो सबको ही मरता है कि बोर्न इन इंडिया एंड डाइड इन इंडिया। ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर इंडिया एंड हर पीपल। इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, इसलिए उनको मोरलिस्ट बोला गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये वर्ड बोला गया उनके लिए कि वो इंडिया के अपने कंट्री के लिए जिए और मरे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहां हम 3 पैसेज सॉल्व कर चुके हैं बाय द ट्रिक, और हमें पता चल गया कि अब कैसे पैसेज सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पैसेज हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।